तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली हैं सबसे बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि सीटेट 2025 में होने वाले जुलाई में एग्जाम से संबंधित यहाँ पे एनसीएफ 2005 से संबंधित 20 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट बता दे रहे हैं 15 प्रश्नों का है। और देखते हैं 15 प्रश्न आप लोग कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या भी रखे गए हैं ताकि आपका डाउट जो है उसे पूरा किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो एनसीएफ 2005 का पूरा नाम जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा। और यहाँ पे दूसरा जो कह रहा है हमारा पे नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क होगा। तीसरा कह रहा है कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है। और चौथा कह रहा है कि नेशनल चाइल्ड फ्रेमवर्क है, जो कि ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं कि इसके मतलब क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो जो है चैनल का चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे साइड में आप अब लोग जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे करा व्याख्या के अंतर्गत एनसीएफ 2005 भारत में स्कूली शिक्षा की दिशा निर्देशिका है, जो कि बच्चों को आनंददायी यानी अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्रभावी शिक्षा देने पर जोर देती है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य विषय क्या है। विषय क्या है। तो पहला नंबर करा है शिक्षा में कठोरता। दूसरा करा है सीखने पर बोझ कम करना, यानी जो भी आपका शिक्षा दे रहे हैं वो कम से कम यानी प्रभावी ढंग से हो और कम बोझ वाला, यानी ज़्यादा किताबी ज्ञान न हो, उन्हें एक ही किताब के अंतर्गत सारे शिक्षा को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या बताया गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर एनसीएफ 2005 ने बच्चों को पढ़ाई का दबाव कम करने और सीखने में आनंददायक बनाने पर सिफारिश की, यानी उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाने वाली घटनाओं से संबंधित हो जो भी आप उन्हें पढ़ाएं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। तीसरा ये करा है कि लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस वर्ष जारी किया गया था। तो ये जो जारी किया गया था 1993 में जारी किया गया था। कब कब जारी किया गया था ये इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सी विस्तृत जानकारी ये है कि इस रिपोर्ट का जो समिति थी ये यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है, या फिर इसके द्वारा तैयार की गई थी जिसमें रटने प्रवृत्ति को कम करने, यानी जो भी पढ़ाया जाए उनके वातावरण उनके परिवेश से जोड़ कर रटने पर जोर न दिया जाए और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाए, यानी उनके अनुभव के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाए उनको। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एनसीएफ 2005 से पहले कौन कौन से शिक्षा नीति दस्तावेज जारी किए गए थे। तो पहला करा है कि 1975, 1986, 2000। दूसरा करा है कि 1986, 1992, 2000। और तीसरा करा है कि 1975, 1988, 2000। लेकिन हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथे के साथ जाएगा। इसमें बताया गया है कि 1975 में पहली बार लाया गया था, दूसरी बार लाया गया था 1986 में, तीसरी बार लाया गया था 1988 में, और चौथी बार लाया गया था यहाँ पे 2000 में। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा चौथा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि 1975 में पहली बार लाया गया था, 1986 में दूसरी बार, 1988 में तीसरी बार और 2000 में यहाँ पे चौथी बार ये रिपोर्ट भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक प्रभावी बनाने के लिए योगदान में लाया गया था। यानी 4 बार अब तक क्या है नेशनल करिकुलम यानी आपकी जो शिक्षा नीति है बनाई जा चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं। 2020 आ गया है जिसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है 2020। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे पांचवा है। पांचवा करा कि एनसीएफ 2005 में कुल कितने मुख्य घटक हैं। तो याद रखिएगा कुल 5 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं आइए देख लेते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए 5 घटक है जिसका पहला उद्देश्य जो है यहाँ पे, पहला जो घटक है उद्देश्य है, दूसरा जो है पाठ्यक्रम है, तीसरा शिक्षण विधियां है, चौथा जो है मूल्यांकन है, और चौथा जो है स्कूल के परिवेश में उद्देश्य, यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ाएं तो वो उद्देश्य पूर्ण हो। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विस्तृत जानकारी दे, शिक्षण विधियाँ ऐसी हो जो बालक के अनुरूप हो, मूल्यांकन हो बालक क्या कैसे सीखना चाहता है, और परिवेश स्कूली परिवेश का वातावरण ऐसा हो जो उनके आसपास से मिलता जुलता हो। ये है 5 मुख्य घटक। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि परीक्षा पास करने के लिए नहीं, यहाँ पे छात्रों का समग्र विकास होने के लिए होना चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन आपके क्या होगा सही होगा। केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा। कक्षा में अनुशासन तो कहीं भी बना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे समग्र विकास अगर हो गया तो बालक अपने आप अनुशासन में रहना सीख लेगा। इसका क्या है उद्देश्य और व्याख्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पे शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास के लिए होना चाहिए। ये इतना आप लोग याद रखिएगा अगर आप एक शिक्षक हैं तो।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कहा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में किस पर जोर दिया जाना चाहिए। पहला करा रटने पर, गलत होगा। परीक्षा के महत्व पर, गलत होगा। खेल और गतिविधि के माध्यम से होना चाहिए, यही एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बताया गया है। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं क्या कर रहा है। व्याख्या के अंतर्गत हमारा ये बता रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों के अनुभव के माध्यम से सीखने में मदद करता है। गतिविधि मतलब करके सीखने से संबंधित होनी चाहिए, जिससे बालक सीख सके, अनुभव कर सके और वे अधिक प्रभावी ढंग से क्या करें, समझ सकें या फिर कार्य कर सके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां है। 8वां देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है। 8वां प्रश्न ये करा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होना चाहिए सतत भी होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन भी होना चाहिए, यानी CCE के अंतर्गत होना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर न रहकर CCC यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव, ये यहाँ पे करा कि एलिवेशन के साथ होना चाहिए। प्रणाली के छात्रों को निरंतर मूल्यांकन सिफारिश करने के लिए होना चाहिए, ताकि बालक क्या करे, हमेशा करता रहे। सतत मतलब होता है लगातार, और यहाँ पे व्यापक मतलब होता है के उपरांत, यानी आप कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं तुरंत ही उससे एक सवाल पूछ लीजिए, बालक आपसे सवाल पूछ ले, उसका उत्तर दे दिया जाए। और व्यापक का मतलब होता है जब आप पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं, इसके बाद जब आपका छमाही या सालाना एग्जाम होता है, उसे व्यापक कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक तो और भी बेहतर है। नेक्स्ट करा हमारा यहाँ पे एनसीएफ 2005 के तहत भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा को समझना और व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आपको टैग वर्ड के आधार पर अगर भी क्लास चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत बताया जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न को आपको काट देना है, निगेटिव कौन है कौन पॉजिटिव। तो केवल शब्द दिया है तो इसे काट दीजिएगा। सिर्फ दिया है, के लिए दिया है, के लिए ही दिया है, ये सब अनिवार्य होगा, ये सब आपका ऑप्शन जो होगा गलत होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या बताया गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल व्याकरण सिखाना नहीं होता है, बल्कि संचार और भक्ति कौशल को यहाँ पे कह रहा है कि अभिव्यक्ति और कौशल का विकास करना होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है आपका। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ये करा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को सिखाने के लिए या फिर सीखने के लिए किस तरह का माहौल दिया जाना चाहिए या फिर बनाना चाहिए। तो पहला करा है डर और अनुशासन वाला होना चाहिए। डर जहाँ पर दे काट दीजिएगा। कठोर दे, सख्त दे, ये काट दीजिएगा। मुक्त मतलब होता है जहाँ पर कोई दबाव ना हो, ठीक है। आनंददायक का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से सीख सके। और यहाँ पे देखिए दिया है केवल शब्द, इसे काट दीजिएगा। राइट आंसर आपका सी जाएगा, एकदम जितने भी लोगों का एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या बताया गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि एनसीएफ 2005 ने बच्चों के डर मुक्त और यहाँ पे आनंददायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया है, ताकि वे खुलकर सीख सकें। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा यहाँ पे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला करा है कठिन प्रश्न को हल करना, गलत। तर्क शक्ति और समस्या समाधान को विकसित करना एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया एकदम करेक्ट होगा। केवल दिया है काट दीजिएगा। परीक्षा पर अंक दिलाने के लिए बात कर रहा है, काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया गणित सिर्फ यहाँ पे संख्याएं और सूत्र सिखाने के लिए नहीं, बल्कि तार्किक सोच को, समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी यहाँ पे गणित के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको देखिएगा, वो तार्किक रूप से अधिक सोचते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सूत्रों को याद करना तो गलत है, लेकिन यहाँ पे सूत्रों को याद करना एक आपके सवालों को हल करने के पहुँच तक पहुँचने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए बढ़ावा करा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षण की किन गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो प्रयोग और अवलोकन पर आधारित जो शिक्षण विधियाँ हैं उसे यहाँ पे लागू करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आइए इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि सिर्फ विज्ञान को सिर्फ पढ़ने के बजाय प्रयोगों, अवलोकन, अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए, यहाँ पे देखिए पढ़ने के बजाय क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और अनुभवों के माध्यम से सीखना चाहिए। इतनी बातें इसमें बताई गई है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होनी चाहिए, ताकि बालक अच्छे से अपने कार्यों को कर सके, सीख सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, अनुभव प्राप्त कर सके। राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या बताया गया है। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि शिक्षक को सिर्फ निर्देश देने वाला नहीं, बल्कि छात्रों को सीखने और सहायता करने और मार्गदर्शक होना चाहिए, ताकि बालक आसानी से सीख सके किसी भी चीज़ को। आगे बढ़े यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का हमारा करा है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य था। तो पहला करा है केवल ऐतिहासिक
तिथियां याद करना और केवल शब्द दिया है तो काट दीजिए। सामाजिक मुद्दों और जागरूकता को बढ़ाने के लिए होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भूगोल इतिहास सिखाना के लिए नहीं होना चाहिए। एनसीएफ का मतलब होता है कि ताकि आप सभी चीज को जान सके। केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है कि बच्चों को सामाजिक, पर्यावरण, इतिहास और नागरिकता की समझ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा 15वां प्रश्न है। ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि एकल परीक्षा आधारित होनी चाहिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन वाला होना चाहिए। एकदम सही होगा। सतत मतलब होता है लगातार, समग्र मतलब होता है सभी को लेकर, यानी सीसीई। इसकी भी क्लास आप लोगों की जल्दी चलाई जाएगी सीसीई पर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है इसकी व्याख्या कि सीसीई प्रणाली के तहत बच्चों का मूल्यांकन पूरे साल विभिन्न गतिविधियां और परीक्षाओं के माध्यम से होनी चाहिए। क्या सीखा है उस पर होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 17 प्रश्न। 16 का ये करा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में कैसी डिजाइन करना चाहिए। तो याद रखिएगा, बच्चों के अनुभवों को या फिर अनुभवों को जोड़कर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया गया है हमारा कि बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ने और पाठ्यक्रम से उनकी समझ विकसित यहाँ पे सीखने की क्षमता को बेहतर करने के लिए होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार खेल और शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है। तो संपूर्ण विकास होना चाहिए खेल के माध्यम से। शारीरिक, मानसिक, तार्किक सोच वाली होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि खेल से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि बालक खेल खेल में सीख सके। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में एनसीएफ 2005 के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये जो होती है आपकी बच्चों की सक्रिय रूप से सीखने और मदद करने के लिए होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। राइट आंसर जाएगा आपके ए ऑप्शन के लिए। केवल शब्द दिया है परीक्षा के लिए तैयारी करना, कठिन शब्द, ये सब आपका नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों का पहला है एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत ये बताया, बच्चे जब खुद करके सीखते हैं तो वे बेहतर समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। सही बात है, करके सीखने से ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखिए क्या करा है। एनसीएफ 2005 के प्राथमिक विद्यालयों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे केवल वार्षिक, देखिए केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा। सतत और व्यापक होना चाहिए। ज़्यादा सतत और व्यापक जहाँ पर आए आप 100% उसे मार दीजिएगा मार्क्स में, एकदम आपका गोला सही होगा। मौखिक परीक्षाओं पर आधारित होने नहीं, बोलकर नहीं, केवल शिक्षण पे नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई यहाँ पे क्या है। तो ये याद रखिएगा सीसीई है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि एनसीएफ 2005 ने सीसीई प्रणाली की सिफारिश की जिससे छात्रों में कौशल और समझ को लगातार मापा जा सके। सही है, ताकि बालक का विकास हो, किस प्रकार से हो रहा है, क्या सीखना चाहते हैं, क्या उनकी कमियां, उसे दूर किया जा सके। 20वां आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पे सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है पाठ्यक्रम पुस्तक तक सीमित हो। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के अनुभवों से जोड़ना हो। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। केवल शब्द दिया है, सख्त दिया है, ये सब आप काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया कि अगर शिक्षा बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी हो, यानी जो बालक अपने परिवेश में रोज देख रहे हैं उससे जुड़ी हो, तो वे क्या है आसानी से समझ लेते हैं। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आज के प्रश्न से आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और उसे दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और ये लोगो जो है आपका चेंज कर दिया गया है। आज के जो भी चैनल का लोगो है उसे चेंज करके दूसरा चैनल के लोगों को जोड़ दिया गया है। दूसरा मतलब अपने ही चैनल को नए ढंग से बना दिया गया है, तो उसे सपोर्ट करिएगा। जाते जाते सभी लोग क्या करिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और बताइएगा कि 15 यहाँ पे 20 में से आप लोगों ने 15% सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।